चैप्टर 6। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रुद्र और समीर को जो इस बार नया केस मिला था, उसमें इस बार वालिया भी उनके साथ काम करने वाला था, जो समीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इस बार ये चीफ के ऑर्डर्स थे, जिस वजह से वो चाह के भी माना नहीं कर सकता था। दोनों ही इस बात से परेशान तो थे, इसलिए चिल पिल करने के लिए लंच करने एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो वहीं हिमाचल में आचार्य ने जब सभी अंशों के चलचित्र देखे तो वो परेशान हो जाते हैं। उनको परेशान देख हिमराज उनसे वजह पूछते हुए बोले, क्या हुआ आचार्य, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उनकी बात सुन आचार्य बोले, हिमराज माफ करना अगर कुछ गलत कह दूं तो, लेकिन जिनके कंधे पे हम अपार शक्तियों वाले हिमकमल की सुरक्षा का दायित्व सौंपना चाहते हैं, हमें लगता है इस वक्त उन्हीं को सुरक्षा की जरूरत है। जो खुद को नहीं संभाल सकते वो हिमकमल की सुरक्षा कैसे करेंगे, कैसे उसका पता लगाएंगे, कैसे उसकी सुरक्षा करेंगे। ये देख व्योमदेव बोले, आचार्य डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स आउटर कवर। आप तो एक प्रोफेसर हैं, फिर भी ऐसी बात कह रहे हैं। उनकी बात सुन हिमराज चौंक जाते हैं। वो उनसे पूछते हुए बोले, व्योमदेव आपने अभी क्या कहा। व्योमदेव हिमराज को देखते हुए बोले, हिमराज इसका अर्थ है कि हम किसी भी पुस्तक का महत्व उसके आवरण, कवर, डेकोरेटेड नोटबुक को देख के नहीं समझ सकते। हम जानते हैं कि उन सभी में अभी बचपना है, लेकिन उन्हें बस एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उनकी बात सुन हिमराज बोले, व्योमदेव सही कह रहे हैं, ये अभी उस गीली मिट्टी की भांति है जिसे हमें कुम्हार की तरह मेहनत करके घड़े का आकार देना है, उसे आंच में तपाना है ताकि उनमें ज्ञान रूपी पानी ठहर सके। उन सभी को उनकी कलाओं और शक्तियों से अवगत करवाना है। ये देख आचार्य बोले, आपको क्या लगता है ये सब आसान होगा, और एक बार जो गलती हो चुकी है, कहीं अगर दोबारा हुई तो कहीं इस बार वो हमसे पहले हिमकमल तक न पहुंच जाए। उनकी बात सुन हिमराज बोले, हम अभी तक नहीं भूले। हिमकमल आपके लिए सिर्फ अपार शक्तियों वाला फूल है, लेकिन हिमालय के लिए वो उसका अस्तित्व है। अगर उसे कुछ हुआ तो हिमालय में प्रलय आना तय है, और इस बार उसे रोकना असंभव होगा। पिछली बार की गलती की वजह से वो हमारी नज़रों के सामने से ओझल हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन इस बार हमें भरोसा है कि देवादि देव महादेव की कही भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में पंचतत्व मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। तभी आचार्य बोले, लेकिन ये देख हिमराज मुस्कुराते हुए उनकी बात को काटते हुए बोले, आप एक विद्वान हैं, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा। आप बिना कोशिश किए कैसे हार मान सकते हैं। उनकी बात सुन आचार्य आगे कुछ नहीं कहते। तभी आचार्य अपनी दूसरी समस्या उनके सामने रखते हुए बोले, लेकिन अब समस्या ये है कि वो यहाँ तक कैसे आएंगे, क्योंकि उन्हें शिक्षित करने के लिए उनका यहाँ आना अति आवश्यक है। आप तो जानते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या को वो आज़ाद हो जाएगा, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और वो उस पल में कुछ भी कर सकता है। उसकी शक्तियाँ धरती पे बढ़ते पाप से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर उससे पहले हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हुए तो हिमकमल की सुरक्षा करना हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनकी बात सुन हिमराज गंभीर भाव से कहते हैं, जो नियति में है उसे बदलना हमारे बस में नहीं, क्योंकि नियति ने इसके लिए किसी और को चुना है और वो अपना मार्ग खुद ढूंढ लेगा, लेकिन हम उसके लिए रास्ता बनाने का काम कर सकते हैं। उनकी बात सुन आचार्य समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये देख आचार्य बोले, आप सही कह रहे हैं, शायद हम बिना कुछ किए ही हार मान चुके थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। ये देख हिमराज मुस्कुरा देते हैं। इतना कह वो वहां से हिमराज और बाकी सभी से भी अलविदा लेकर चले जाते हैं। अब वहां हिमराज के साथ साथ पांचों देव ही थे। ये देख अग्निदेव बोले, आपको क्या लगता है पंचतत्व इतने बड़े खतरे का सामना कर पाएंगे। उनकी बात पे हिमराज बोले, पता नहीं, लेकिन इस बार उन्हें हम खुद शिक्षित करेंगे। उनकी बात सुन सभी उन्हें देखने लगते हैं। ये देख सभी देव एक साथ बोले, आप। हिमराज आगे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से चले जाते हैं। बाकी सब वहां खड़े उन्हें जाते देख रहे थे। इसके बाद सब एक दूसरे को देखते हैं और वहां जैसे आए थे वैसे ही चले भी जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना दायित्व पूरा करना था, जिससे न तो वो मुंह फेर सकते हैं और न ही भाग सकते हैं। जिस तरह एक सूरज और चंद्रमा नियत समय में आते हैं, क्योंकि ये उनका कर्म है, उसी तरह इस दुनिया में जितने भी देवता हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, जिससे वो भाग नहीं सकते। रेस्टोरेंट में समीर रुद्र को देख कहता है, अच्छा ये बता तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं। देख रहा हूँ, जब से तू चीफ से मिला है तेरा चेहरा लगता हुआ है। उसकी बात सुन रुद्र बिना कुछ भाव के साथ बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे। समीर
समझ जाता है कि रुद्र भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी ज्यादा जोर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि रुद्र से बार बार एक ही बात पूछी जाए तो वो इरिटेट हो जाता है। तभी समीर बोला, तो फिर अब? उसकी बात सुन रुद्र बोला, अब क्या, चलते हैं। ट्रिगर। रुद्र की बात सुन समीर एक्साइटेड होते हुए बोला, व्हाट? अब ये कहाँ हुआ? समीर की आवाज इतनी ऊंची थी कि अगल बगल के 2-4 टेबल तक तो आराम से पहुंच गए। समीर ने रुद्र के साथ जब सबको यूं खुद को देर तक घूरता हुआ पाया तो वो अपनी आवाज धीमी कर लेता है। वो उससे पूछते हुए बोला, ट्रिगर, प्राचीन काल में हिमाचल को कहा जाता था। उसकी बात सुन समीर मुंह बनाते हुए बोला, तो सीधा सीधा कहना कि हिमाचल चलना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा उसका प्राचीन नाम? रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही वो थोड़ा अपनी सीट पे झुकते हुए उससे धीरे से पूछते हुए बोला, तो कब चलना है? उसकी बात सुन रुद्र बोला, इसी हफ्ते, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम हैं जो पूरे करने हैं। उसकी बात पे समीर सैल्यूट करते हुए वॉक बॉस कह देता है और खुश होते हुए अपनी बाजू को ऊपर उठाते हुए कहता है, हिमाचल हम आ रहे हैं। दोनों एक साथ लंच करते हैं। रुद्र समीर को घर छोड़ने के बाद खुद ऑफिस चला जाता है। जैसे ही वो अपने केबिन में पहुंचा, वो दूर लॉक करने के बाद अपने कोट से वही मैन्यूस्क्रिप्ट निकालता है जो उसने आने से पहले अपने कोट की इनर पॉकेट में वैसे ही फोल्ड करके रख ली थी। वो उसे गौर से देखता है, जिसमें एक लोटस ट्यूलिप का चित्र बना हुआ था। देखने में उस मैन्यूस्क्रिप्ट का पन्ना काफी पुराना और बगल से फटा हुआ था। उसमें लिखी लिखावट भी बहुत पुरानी थी, जैसे किसी कलम या मोरपंख से लिखी गई हो, जो संस्कृत में थी। ना जाने रुद्र को क्या हुआ, वो सिम कमल पे हाथ रख उसे एकटक निहारने लगता है। उस चित्र में बने कमल की एक एक पंखुड़ी रुद्र को उसके जीवित होने का एहसास करवा रही थी। ये देख रुद्र बोला, जिसे चित्र को छूने में मुझे इतनी शक्ति का एहसास हो रहा है, वो खुद कितना शक्तिशाली हथियार होगा। रुद्र के लिए ये हिम कमल एक हथियार की तरह था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जिसे वो एक हथियार समझ रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या है, ये तो समय के पहिए में छुपा हुआ है। रुद्र वैसे ही अपनी सीट पे टेक लगाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे फिर से वही लड़की दिखाई देने लगती है, उसी जगह, वही तूफान, उसमें उसकी चमकती गहरी काली आंखें रुद्र को बेचैन कर जाती हैं। लेकिन इस बार वो लड़की जैसे ही जाने को हुई, रुद्र उसका हाथ थाम लेता है। लड़की की पीठ रुद्र की ओर थी। लड़की उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन रुद्र खुद को उससे सवाल पूछने से नहीं रोक सका। वो उससे पूछता है, कौन हो तुम? लड़की थोड़ा सा पलटते हुए दूर किसी पहाड़ की चोटी को देखते हुए बोली, नियति तुम्हें खुद मुझ तक ले आएगी। रुद्र अब भी इसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि उसके लहराते काले घने बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। रुद्र उसकी कही बात का मतलब समझ पाता उससे पहले ही वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। रुद्र काफी देर अपने खाली हाथ को वैसे ही देखता है। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कुछ खास उससे दूर जा रहा हो। वो जोर से बोला, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन तब वो उन्हीं हवाओं में कहीं गुम हो जाती है और इतने में ही रुद्र की आंखें खुल जाती हैं। वो आसपास देखता है तो वो अब भी ऑफिस में था। उसने जब देखा कि वो ऑफिस में है तो वो एक गहरी सांस लेता है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, नियति, अगर सब नियति के हाथ में है तो मुझे इंतजार रहेगा। ड्रीम गर्ल, कभी तो नियति हमें एक दूसरे के सामने लेकर आएगी। इतना कह वो अपना लैपटॉप निकालकर उसमें हिमाचल यानी कि त्रिगर्त के बारे में सर्च करने लगता है, क्योंकि जाने से पहले इस जगह के बारे में जानना तो बनता है। चैप्टर 7। वो रुद्र को आवाज लगाते हुए बोले, रुद्र। वो जानते थे कि रुद्र को काम के समय डिस्टर्बेंस नहीं पसंद, इसलिए वो अक्सर अपने केबिन का दूर बंद कर लेता है। अपने भाई की आवाज सुन रुद्र अपना लैपटॉप बंद कर जैसे ही केबिन से बाहर निकला, वहां शिखर मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। वो उससे पूछते हुए बोले, काम हो गया तो चलें? रुद्र हाँ में सर हिला देता है। शिखर रुद्र के कंधे पे हाथ रख बोले, चलो चलते हैं, तुम्हारी भाभी खाने पे इंतजार कर रही होंगी। भाई की बात सुन रुद्र मुस्कुराते हुए उनके साथ चल देता है। शिखर पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालते हुए बोले, चलो आज साथ ही घर चलते हैं। रुद्र उनकी बात मान जाता है। वो अपनी गाड़ी को ऑफिस की पार्किंग में ही छोड़ अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। शिखर गाड़ी चलाते हुए रुद्र से पूछते हुए बोले, तो इस बार कहाँ का प्लान है प्रोफेसर साहब? लेकिन रुद्र का ध्यान तो कहीं और ही था। जब रुद्र कुछ नहीं कहता तो शिखर सामने से नजर हटा एक बार रुद्र को देखते हैं, जो अपने होठों पे उंगली रख खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ही ख्यालों में गुम था। वो उससे दोबारा आवाज लगाते हुए बोले, रुद्र। लेकिन रुद्र अब भी कुछ नहीं कहता।
शिखर उसके कंधे पे हाथ रख उससे पूछते हुए बोले, रुद्र अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। वो उनसे पूछते हुए बोला, क्या हुआ? शिखर उससे पूछते हुए बोला, ये तो मुझे जानना है कि क्या हुआ। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, ऐसे कहाँ खो गए जो तुम्हें अब मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। फिर वो उसे छेड़ते हुए बोला, कहीं वही सपनों वाली लड़की के ख्यालों में तो नहीं। इतना कह वो जोर से हंस देते हैं। रुद्र अपने भाई से चिढ़ते हुए बोला, भाई आप फिर शुरू हो गए। शिखर अपनी हंसी को रोकते हुए बोले, अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगा, लेकिन रुद्र अगली बार वो जब तुम्हारे सपने में आए तो उसे कहना कि वो कम से कम अपना नाम तो बता दे। रुद्र उनकी बात पे और ज्यादा चिढ़ते हुए बोला, भाई। रुद्र की चिढ़ते देख शिखर को बहुत मजा आता है। इसके बाद वहां खामोशी छा जाती है। रुद्र बाहर देखते हुए शिखर से पूछते हुए बोला, भाई। शिखर, रुद्र खोए हुए ढंग से, भाई क्या आप नियति पे विश्वास करते हो? उसकी बात सुन शिखर एक नज़र रुद्र से पूछते हुए बोले, नियति, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उनकी बात सुन रुद्र उन्हें देखते हुए बोला, रहने दो, अगर नहीं बताना तो। रुद्र की बात सुन शिखर सामने देखते हुए बोले, नियति, तुमने कभी एक छोटी सी कली को देखा है? रुद्र उनकी बात गौर से सुनने लगता है। वो आगे बोले, एक कली की नियति है खिलना और खिल के एक फूल बनना। लेकिन अब वो फूल कहाँ जाता है वो उसकी नियति है। अब वो किसी मंदिर में चढ़ेगा, या गजरा बन किसी के बालों में लगेगा, या किसी मृत शरीर पर, या तो किसी के गले का हार बन जाएगा। लेकिन ये सब है तो फूल ही, लेकिन इसे उनकी किस्मत समझो या उसका भाग्य। नियति यही है, तुम्हारे भाग्य में जो होगा वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस सब से ऊपर तुम्हारे कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नियति में क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम उम्मीद करो कि सब्जी तुम्हारे सामने पड़ी है और खुद कढ़ाई में जाके सब्जी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम उसे बनाने की कोशिश करोगे तो शायद उसका जलना उसकी नियति होगी। इतना कह वो हंस देते हैं। इतनी देर से जो रुद्र अपने भाई की बातें ध्यान से सुन रहा था, वो फिर से अपने भाई के अचानक किए मजाक से चिढ़ जाता है। वो गुस्से में बोला, अब इसमें मेरा खाना बनाना कहाँ से आ गया, और नहीं आता बनाने तो नहीं आता। अब इसमें मैं क्या करूं? कोशिश तो की थी ना मैंने, और वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती, आप ही ने बिगाड़ा है मुझे। इतना कह वो उन्हें घूर के देखता है। शिखर बोले, तभी तो कह रहा हूं कि अगर तुम खाना बनाओगी तो उसका जलना उसकी नियति है, जिसे तुम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, कोशिश करते रहना, क्या पता किसी दिन तुम सीख जाओ। इतना कह वो उसका कंधा थपथपा देते हैं। वो आगे बोल ले, अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, आज तुम नियति के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उनकी बात सुन रुद्र आगे कुछ नहीं कहता। हिमाचल में आचार्य जब वापस आए तो उनका ड्राइवर वही गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था। वो उससे बोले, रामू मुझे सीधा यूनिवर्सिटी ले चलो। ड्राइवर उनकी बात मानते हुए, जी साहब जी, कह गाड़ी यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते पे ले लेता है। वो उन्हें सीधा यूनिवर्सिटी ले जाता है। कैंपस के बाहर लगे गेट में, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, शिक्षार्थ आए, सेवार्थ जाए। ये है हिमाचल की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक हिमालयन यूनिवर्सिटी। आचार्य इसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। हिमालय की गोद में बसी ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। आचार्य गाड़ी से उतरकर सीधा अपने ऑफिस में चले जाते हैं। वो जाके वहां की विंडो पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब खूबसूरत सनसेट होने को था। आचार्य कभी भी सुबह का उगता हुआ सूरज और शाम का डूबता हुआ सूरज देखना नहीं भूलते। पहाड़ों की खूबसूरत बात बताती हूँ, यहाँ का सनराइज सूर्यास्त अपने साथ उम्मीद की किरण लेकर आता है, और सनसेट सूर्यास्त आपको इस उम्मीद के साथ छोड़ जाता है कि कल का नया सवेरा आज से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उम्मीद से भरा हुआ होगा। आचार्य भी यही मानते हैं। तभी वहाँ पियोन आता है। आचार्य उससे कहते हैं कि वो उनके केबिन में अभी प्रोफेसर स्वामी को भेजे। पियोन वहाँ से प्रोफ स्वामी को बुलाने चला जाता है। प्रोफेसर स्वामी अभी भी वहीं थे, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत काम था, खासकर अब होने वाली एडमिशन का, जो अब जून जुलाई में होने वाली थी। प्रोफेसर वहां से आचार्य से मिलने चले जाते हैं। आचार्य अब भी वहीं खड़े थे। उनके चेहरे पे डूबते सूरज की लाल रोशनी पड़ रही थी। स्वामी दरवाजा खटखटाते हुए बोले, आचार्य क्या हम अंदर आ सकते हैं? आचार्य उनसे मुस्कुराते हुए बोले, आपके लिए एक काम है, आपको 5 लोगों की एडमिशन का इंतजाम करना है अपनी यूनिवर्सिटी में। उनकी बात सुन प्रोफेसर स्वामी उनसे पूछते हुए बोले,
लेकिन किस डिपार्टमेंट में आचार्य? स्वामी की बात सुन आचार्य बोले, हम नहीं जानते, लेकिन चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले आपको इतना ध्यान रखना है कि उन्हें कोई परेशानी न हो। प्रोफ. स्वामी उनकी बात मान जाते हैं, लेकिन अब ये काम उनके लिए मुश्किल होने वाला था क्योंकि स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट तो कॉलेज के डिपार्टमेंट हेड अनाउंस करते हैं और जिस बेसिस पे आचार्य एडमिशन की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें उन सभी से बात करनी होगी। चैप्टर 8। साथ बैठ के लिविंग एरिया में टीवी देख रहे थे। दोनों माँ बेटे को अपना अपना प्रोग्राम देखना था। अनंत फुटबॉल देखना चाहता था लेकिन उसकी माँ अपना टीवी शो देख रही थी, इसलिए जब भी शेल्वी के शो में ऐड आती तो अनंत जल्दी से स्पोर्ट्स चैनल लगा देता। डॉबेल की आवाज़ सुन शेल्वी बोली, जाओ अनंत दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे डैड या फिर चाचू होंगे। उनकी बात सुन अनंत हाथ में रिमोट लेते हुए बोला, माँ आप जाओ, क्योंकि अगर डैड हुए तो वो फिर से शुरू हो जाएंगे। लगभग ऐसा हर उस घर में होता है जहाँ बच्चे अपने पापा से बचने के लिए उनके सामने नहीं आना चाहते। उसकी बात सुन शेल्वी बोली, सीधा क्यों नहीं कहते कि डैड की डांट से ज़्यादा तो तुम्हें फुटबॉल मैच देखने की चिंता है। अनंत उनकी बात सुन दांत दिखा देता है। शेल्वी जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने शिखर और रुद्र खड़े दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहे थे। शिखर जी बोले, हमें तो लगा था कि आज हम दोनों को बाहर रखने का ही इरादा है आपका। उनकी बात सुन शेल्वी बोली, दोनों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ किसी दिन आपको जरूर बाहर रखूंगी। ये इनका रोज का है, दोनों में एक खट्टी मीठी नोक झोंक होती ही रहती है। तो वही रुद्र और अनंत को इस सब की आदत हो चुकी है। रुद्र उन्हें वैसे ही छोड़ अंदर आ जाता है। रुद्र अनंत को हाईफाई देते हुए अपने रूम में चला जाता है। शेल्वी शिखर से पूछते हुए बोली, तो कैसा रहा आपका आज का दिन? शिखर जी अपना कोट उतारते हुए उसे अपने कंधे पे टांगते हुए बोले, काफी बिजी था, आज अस वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, फिर वो मिस्टर देसाई वाला प्रोजेक्ट, लेकिन सब अच्छे से हो गया। उनकी बात सुन शेल्वी मुस्कुराते हुए बोली, आप जाए चेंज कर लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। कोई उन दोनों को देख ये नहीं कह सकता था कि वो जस्ट अभी अभी लड़ रहे थे। तभी शिखर की नज़र अपने बेटे पे जाती है जो टीवी देख रहा था। ये देख शिखर जी बोले, देख लो आज आराम से टीवी, कल पूछता हूँ तुम्हारा रिजल्ट। अगर अच्छा नहीं आया तो इस बार सच में तुम्हें तुम्हारे नाना नानी के पास छोड़ दूंगा। अपने डैड की बात सुन अनंत मन में बोला, अच्छा ही होगा, कम से कम वो आपकी तरह डांटेंगी तो नहीं। तभी शेल्वी बोली, आप आते ही शुरू हो गए, अभी रिजल्ट तो आने दो। शेल्वी की डांट सुन शिखर रूम में चले जाते हैं। शेल्वी जी अनंत से बोली, अब तुम भी ये बंद करो और खाना खाने चलो। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। पुणे श्रीवास्तव विला में आज नील बहुत खुश लग रहा था। वो उस खुशी को बांटने के लिए सबसे पहले अपने डैड को कॉल करता है। पहली बार रिंग जाने पर उसके डैड कॉल नहीं उठाते, इसलिए वो दोबारा कॉल करता है। सामने से उसके डैड बोले, नील अभी मैं बिजी हूँ, अगर जरूरी है तो तुम अपनी मॉम से बात कर लो। वो बिना उसकी बात सुने ही कॉल कट कर देते हैं। नील का चेहरा उदास हो जाता है। वो अपने फ़ोन को देखने लगता है। इस बार वो किसी सोच में था। वो अब अपने फ़ोन स्क्रीन अपनी मॉम का नंबर देख रहा था, लेकिन वो उन्हें भी कॉल करने से हिचकिचा रहा था। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो अपनी माँ को कॉल कर देता है। सामने से उसकी माँ बोली, लो बेटा। तभी उसकी माँ की असिस्टेंट वहाँ आती है। वो उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, मैम आपकी मीटिंग। ये बात नील सुन लेता है। तभी उसकी माँ रिवाक बोली, बेटा मुझे आज भी देर हो जाएगी, तुम दीदा से कहना वो तुम्हें खाना दे देंगी। इतना कह वो भी बिना उसकी बात सुने कॉल कट कर देती है। नील दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आज मेरा रिजल्ट था मॉम डैड, लेकिन आपको तो हर वक्त काम काम और काम। इतना कह वो गुस्से में अपना फ़ोन बेड पे पटक देता है। तभी नीचे से आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी दीदा की। वो बोली, बाबा खाना बन गया है। नील अपने आंसू पोंछ के अभी आया कह अपने हाथ मुंह धोकर जब नीचे आया तो 60 वर्षीय एक बूढ़ी से महिला नीले रंग की नौवारी साड़ी पहने, बालों का जुड़ा बनाए और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लिए टेबल पे खाना लगा रही थी। नील उन्हें देख के बोला, दीदा आज खाने में क्या है? दीदा मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने बाबा के लिए उनकी मनपसंद बिरयानी और कढ़ाई पनीर के साथ नान बनाया है। नील उनकी बात सुन मुस्कुरा देता है। वो खुश था कि कम से कम किसी को तो उसकी चिंता है। दीदा भी उसके साथ ही बैठ जाती हैं, क्योंकि नील को अकेले खाना खाना नहीं पसंद। तभी दीदा उससे पूछते हुए बोली,
आपने माँ और अपने बाबा को बताया कि आप क्लास में फर्स्ट आए हैं। उनकी बात सुन नील बोला, उनके पास टाइम कहाँ है दीदा। डैड को कॉल करो तो वो कहते हैं माँ से बात करो, और अगर माँ को फ़ोन करो तो वो टाइम नहीं है कह के फ़ोन काट देती हैं। वो शिकायती लहजे में आंखों में आंसू लिए अपनी दीदा से बोला, दीदा अगर उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो मुझे पैदा क्यों किया। दीदा उसकी बात अच्छे से समझती थी, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी नील को समझते हुए बोली, नहीं बाबा, वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो वैसे भी ये सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। उनकी बात सुनने नील के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। वो खड़े होते हुए बोला, किसे चाहिए उनका पैसा, मैंने तो नहीं मांगा। मेरी फैमिली नॉर्मल फैमिली की तरह क्यों नहीं है। वो रुक के आगे बोला, दीदा आपको पता है मेरे क्लासमेट के पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आते हैं। उनकी माँ उन्हें लंच बॉक्स बना के देती हैं, उनकी गलतियों पे उन्हें डांटती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स को तो मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है। उन्होंने कभी मेरे स्कूल की कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई पीटीएम अटेंड नहीं की। ये तो छोड़ो, उन्हें तो मुझसे फ़ोन पे बात करने तक का टाइम नहीं है। नील की बात सुन दीदा कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझती थी कि नील सही कह रहा है। नील खाना अधूरा छोड़ के अपने रूम में चला जाता है। दीदा उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सुनता। नील खुद को अपने रूम में कैद कर लेता है और फिर से अपना गिटार निकाल लेता है। इस बार भी वही धुन थी जो वो अक्सर बजाता था, या यूं कहें जब वो उदास होता था। तो वही कलम बोली, मुंबई में 3 BHK के फ्लैट में अग्रवाल फैमिली। वायु की माँ आज दोपहर से उसे डांट रही थी, क्योंकि आज उसका भी तो रिजल्ट था। वो उसे डांटते हुए बोली, देखा तुमने मिसेस अहलुवालिया कैसे आज हमारे घर आकर अपने बच्चे की तारीफ कर रही थी। उसके बेटे के 94% लेकर आया है और वो मिसेस चौधरी का बेटा 82% और एक तू नालायक कम से कम डिस्टिंक्शन ही ले आता। तभी डॉबेल बजती है। वो उसे डांटते हुए ही दरवाजा खोलने चली जाती है। ये है विवेक जी, सुष्मिता जी के पति और वायु के पिता। तभी वो विवेक जी से बोली, अब आप ही कहिए अपने बेटे को। अरे अब क्या हुआ, जूते उतारते हुए विवेक जी बोले। सुष्मिता जी बोली, अपने बेटे से पूछिए। तभी वो उससे पूछते हुए बोले, अब क्या कर दिया तुमने। ये देख सुष्मिता जी बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए खुद ही बोल पड़ती हैं। वो बोली, आज आपके बेटे का रिजल्ट था और जनाब 72% मार्क्स लाए हैं। उनकी बात सुन विवेक के डैड उससे हैरानी भरी नज़रों से पूछते हुए बोले, क्या तुम्हारी माँ सच कह रही है। विवेक हाँ में सर हिला देता है। ये देख उसके डैड खुश होते हुए बोले, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरह से तुम पढ़ते थे मुझे लगा लुढ़क जाओगे। इतना कह वो हंसने लगते हैं। तो वही विवेक भी खुश हो जाता है कि कम से कम उसके डैड अब उसे नहीं डांटेंगे। ये देख उसकी माँ बोली, आप दोनों बाप बेटे से तो कुछ भी कहना बेकार है। इतना कह वो किचन में चली जाती हैं। तो वही विवेक जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अब आगे क्या करना है। उनकी बात सुन वायु बोला, डैड अभी कुछ खास सोचा नहीं। उसकी बात सुन विवेक जी बोले, तो सोच लो। इतना कह वो चेंज करने रूम में चले जाते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश। रुद्र का घर। रुद्र अब भी उसी मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में सोच रहा था। उसमें फूल साथ लिखी थी एक पहेली। त्रिगर्त के बारे में पढ़ते ही रुद्र समझ गया कि यहाँ किस जगह की बात हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ इतिहास से जुड़ा पढ़ता या सुनता रहता था और त्रिगर्त का उल्लेख तो कई बार उसने महाकाव्य व ग्रंथों में सुना और पढ़ा है, लेकिन इस बार उसे एक पहेली को सुलझाना था। पहेली संस्कृत में थी, जो उसके दिमाग में बार बार वही घूम रही थी। रुद्र उस पहेली की 2 पंक्तियां खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, त्रिगर्ते स्थाने यह पाशा भंगायति सहमा त्वया सह संयोजयिष्यति। उसका इतना बोलना ही था कि हिमाचल में धौलगिरी पर्वत, जिसे लोग धौलाधार भी कहते हैं, में ध्यान में बैठे हिमराज की आंख खुल जाती है। वो अपने कक्ष में खड़े हो जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हुए चांद को देखते हुए बोले, कोई है जो हिमकमल को बुला रहा है। लेकिन ऐसा सोचते ही वो चिंता में पड़ जाते हैं। वो खुद में ही बोले, लगता है वो पहेली किसी के हाथ लग चुकी है। तो वही रुद्र को भी इस बात का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसके ऐसा बोलते ही भोपाल का मौसम बदलने लगता है। जून के महीने में न जाने कहाँ से ठंडी हवाएं चलने लगती है। थोड़ी ही देर में वहां बिन मौसम बरसात शुरू हो जाती है। हिमाचल में हिमानी जो सुकून के साथ अपने बिस्तर पे सो रही थी, उसकी अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल जाती है, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। वो उठ के खिड़की को बंद कर देती है। शहर वालों के लिए 11 बजे सोना शायद उनके नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है,
लेकिन वहीं गांव में ये आधी रात का समय है। हिमानी फिर से सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। इसलिए वो अपने घर के चबूतरे पे आके बैठ जाती है और आसमान में उस चांद को देखने लगती है, जो आज जरूरत से ज्यादा चमक रहा था, और वहां से दिखती बर्फ की चोटियां किसी हीरे की तरह एक कमल के आकार में चमक रही थी। ये देख हिमानी मुस्कुरा देती है। वो अपनी टांगों पे अपनी बाजुओं को टिकाए उस पे अपना सर रख के उन पहाड़ों को देखने लगती है और उन्हें देखते देखते ही उसकी आंख लग जाती है। चैप्टर 9। तो वहीं हिमराज ऐसा होते ही बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि हिमकमल की ये पहेली किसके हाथ लगी है। हो सकता है शायद वो किसी गलत हाथों में पड़ चुकी हो। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ होना तय है। ये सब सोच हिमराज की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। फ्लैशबैक। आज से 1000 वर्ष पूर्व, जब भारत एक अखंड देश हुआ करता है। यहाँ सिर्फ एक धर्म ही था, एक ही बोली, एक ही भाषा थी। लोगों में प्रेम और भाईचारा था, जहाँ बिल्कुल भी नफरत का नामो निशान न था। सब एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए जीते थे। ये था हमारा अखंड भारत, जो आज से काफी अलग था, जिसके उत्तर में हिमालय असीम शक्तियों मालिक उसकी शोभा बढ़ता था। उस समय सबके पास कोई न कोई शक्ति हुआ करती थी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आपस में बात किया करते थे। किसी के मन में कोई लालच नहीं था, या शायद ऐसा हिमराज को लगता था। तभी तो वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके राज में सब इंसान, पशु पक्षी, राक्षस, गंधर्व और दानव सब एक समान थे। इसलिए वो इनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे और वो सब भी उनका इतना ही आदर और सम्मान करते थे। वर्ष में एक बार हिमराज हिमालय में एक सम्मेलन करते, जिसमें वो हर किसी को न्योता देते। सबको इस सम्मेलन में दिव्य हिमकमल के दर्शन करने का मौका मिलता था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी न था। आज भी हिमालय वही है, लेकिन उसकी शक्तियाँ उस हिमकमल के साथ ही गायब हो गई। ये सब सोचते ही हिमराज निराश हो जाते हैं। भोपाल में तो वही रुद्र का भी ऐसा ही हाल था। उसकी आंखों से भी नींद कोसों दूर थी, क्योंकि आज का तूफान थमने के नाम नहीं ले रहा था। लगातार 2 घंटे से बारिश हो रही थी। रुद्र सोने की कोशिश करता, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर की ओर चला जाता। ये सब देख रुद्र बेचैन हो उठता है। वो एक बार फिर उसी बालकनी में खड़ा हो जाता है, जहां से वो चांद को देख रहा था। वो खुद में ही बोला, क्या ये उस हिमकमल की पहेली की वजह से हो रहा है? अगर हाँ, तो ये महादेव रक्षा करो, क्योंकि अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो कल तक ये आधा शहर पानी में डूब जाएगा। तभी आसमान में एक बार फिर बिजली कौंध जाती है, लेकिन इस बार वो बिजली धरती पे गिरने के बजाय आसमान में ही एक आकृति बनाने लगती है। जैसे ही वो पूरी बन के तैयार हुई, उसे देख रुद्र बोला, हिमकमल, क्या ये हिमकमल है? रुद्र का ये कहना ही था कि एक चमकती हुई सफेद रंग की रोशनी रुद्र की ओर बढ़ने लगती है। रुद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो रोशनी जैसे रुद्र के शरीर को चीरते हुए उसकी नसों में बहने लगती है। रुद्र के लिए ये दर्द असहनीय था। वो तड़पते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दिल पे हाथ रख उसे जोर से पकड़ लेता है। उसका सीने का दर्द बढ़ता हो जा रहा था। वो दर्द में कराहते हुए उठने को कोशिश करता है, लेकिन वहीं बेहोश हो जाता है। रुद्र बेजान सा फर्श पे पड़ा था, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। थोड़ी देर में बाहर हो रही बारिश भी शांत हो जाती है। एक खूबसूरत सी चमकती हुई सफेद रोशनी रुद्र के करीब आकर एक इंसानी रूप की आकृति में खड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसी जिसके आर पार देखा जा सकता था, यानी कि सफेद पारदर्शी। वो ऐसे जगमगा रही थी जैसे कि आकाशगंगा। इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज उसके आगे फीकी जान पड़ती थी। शायद कोहिनूर भी उसके आगे फीका पड़ जाए। उसके आते ही कमरे में शीतलता छा जाती है। वो हवा में हाथ लहराते हुए रुद्र के शरीर को हवा में उठा देती है। सुबह का समय। रुद्र की नींद अचानक से खुल जाती है। उसने जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में हल्की लालिमा के साथ सुबह का सूरज जगमगा रहा था। उस सूरज को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कल वहां बेहिसाब बारिश हो रही थी। रुद्र को रात कुछ धुंधली सी याद थी। उसे याद था कि वो विंडो पे खड़ा बारिश को देख रहा था, लेकिन फिर वो आसमान में चमकता कमल के बाद का क्या हुआ, वो बेड पे कैसे आया, उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसने टाइम देखा तो अभी 5:15 हो रहे थे, इसलिए जल्दी से फ्रेश होकर जॉगिंग करने चल देता है। वो जब नीचे आया तो उसकी भाभी किचन में काम कर रही थी। वो उन्हें गुड मॉर्निंग भाभी माँ कहते हुए जैसे ही वहां से जाने को हुआ, शेल्वी उसे रोकते हुए बोली, रुद्र जॉगिंग करने जा रहे हो तो अनंत को भी ले जाओ। उनकी बात मानते हुए रुद्र अनंत को उठाने चला जाता है। रुद्र जब वहां पहुंचा तो अनंत अपने सिरहाने को पकड़ के सो रहा था।
रुद्र ये देख मुस्करा देता है। वो उसे आवाज लगाते हुए उठाने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वो कभी एक तरह करवट ले लेता तो कभी दूसरी ओर। ये देख रुद्र समझ जाता है कि वो ये जानबूझ के कर रहा है। वो तभी कुछ सोचते हुए बोला, अरे भैया आप। बस रुद्र का इतना कहना हो था कि तभी अनंत अपनी आंखें खोल देता है। ये देख रुद्र जोर से हंसने लगता है। अनंत मुंह बनाते हुए बोला, क्या चाचू आप भी? तभी रुद्र उनका ब्लैंकेट खींचते हुए उससे बोला, अब उठो चलो जॉगिंग पे चलते हैं। अनंत न चाहते हुए भी उठ जाता है। रुद्र बोला, तुम जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, फिर साथ में चलते हैं। अनंत हाँ में सर हिला के वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। अनंत जब बाहर आया तो रुद्र दीवार से टेक लगाए कुछ सोच रहा था। ये देख अनंत बोला, चले चाचू। वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। रुद्र जब बाहर आया तो सड़क एकदम सूखी थी, जैसे कल वहां कोई बारिश हुई ही नहीं। तभी रुद्र आपस में बड़बड़ाते हुए बोला, बारिश? उसकी बात सुन अनंत बोला, हाँ चाचू अब तो मुझे भी लगता है कि एक बारिश हो ही जानी चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी है। आई रियली विश हम पहाड़ों में घूमने जा सकते। अनंत ने ये बात यूं ही कह दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पहाड़ तो कब से उन पांचों का इंतजार कर रहे हैं। तो वही रुद्र उसकी बात सुन चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जो फिर कल रात जो उसने देखा तो क्या वो एक सपना था। पूरे रास्ते उसके दिमाग में ये सब घूम रहा था, लेकिन फिर कुछ पल रुक के वो अपने सारे ख्यालों को झटक देता है। वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था और वैसे भी उसके पास इसकी एक वजह भी थी, क्योंकि वैसे भी वो जब सुबह उठा तो वो अपने बेड पे था। तो शायद हो सकता है वो एक सपना ही देख रहा हो। अनंत और वो दोनों बातें करते हुए वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचे, उसके डैड सुबह की न्यूज़ देख रहे थे। वो और रुद्र उन्हें एक साथ गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो अनंत से बोले, अरे वाह, लगता है आज जनाब रिजल्ट के आने की खुशी में सुबह सुबह हो उठ गए। अच्छा है, तुम भूले नहीं। अनंत उनकी बात सुन खुद में ही बोला, आप भूलने दो तब न। इतने तो पेपर में वर्ड्स भी नहीं लिखे जितनी बार आपने मुझे रिजल्ट की याद दिलाई है। उसकी बात सुन रुद्र की हंसी छूट जाती है। अनंत रुद्र को घूर के देखता हुआ वहां से अपने रूम में चला जाता है। ये देख रुद्र शिखर से बोला, आप उसके साथ ही जानबूझ के करते हो ना? रुद्र की बात वो मुस्करा देते हैं। रुद्र भी तैयार होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में नहाने के लिए अपनी टी शर्ट उतरता है, उसकी नज़र आईने से होते हुए उसके सीने पे दिल वाली जगह पे चली जाती है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। तो वहीं हिमाचल में जब हिमानी की नींद खुली, वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। शायद ये चबूतरे पे बैठे बैठे सोने की वजह से था। वो जब नीचे आई तो उसकी माँ बोली, आज फिर ये लड़की चबूतरे पर सो के आ रही है। कितनी बार कहा है कि रात को बाहर न सोया करो, लेकिन तुम मेरी सुनो तो न। अब पूरा दिन कहेगी कि अम्मी कमर के दर्द हो रहा है। अपनी माँ की डांट सुन हिमानी उन्हें पीछे से हक करते हुए बोली, अम्मी आप डांटते हुए एकदम मुगम्बो लगती हो। इतना कह वो वहां से हंसते हुए भाग जाती है और उसकी माँ मुंह खोले उसे जाते हुए देखती रहती है। वो गुस्से में बोली, मुगम्बो अभी यहाँ, फिर बताती हूँ। लेकिन हिमानी कहाँ आने वाली थी। वो जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। वो जल्दी से अलमीरा से कपड़े निकाल नहाने चली जाती है। चैप्टर 10। देखा कि रुद्र शर्टलेस वॉशरूम में खड़ा अपने बॉडी को देख चौंक जाता है। उसका हाथ अपने आप उसके सीने पे चला जाता है। वो देखता है कि उसके सीने पे एक टैटू बना हुआ है। लेकिन ये कब हुआ? टैटू गोल्डन रंग का कमल की आकृति का था। उसने उसे हटाने के लिए सोप और पानी से रब किया, लेकिन वो ऐसा करने से भी नहीं निकला। ये देख रुद्र फिर उस बारे में सोचने लगता है। उसे रात का धुंधला धुंधला याद था। ये आकृति हुबहू उस हिमकमल की भांति थी जिस केस पे वो काम कर रहा था। वो आईने के आगे खड़ा होकर रात को हुए इंसिडेंट को याद करने लगता है। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये सब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। पहले वो बारिश, फिर वो कुंदती बिजली से बना कमल और अब ये। इतना कि वो एक बार फिर उस सीने पे बने हिमकमल को एक बार टच करता है, लेकिन इस बार वो स्पर्श खुद में ही जेंटल था। शायद इसी वजह से वो हिमकमल आउटलाइन गोल्डन रंग में चमकने लगती है। रुद्र ये देख शांत हो जाता है। उसने इसे अपनी नियति समझ के एक्सेप्ट कर लिया था। शायद वो जान गया था कि यही उसकी नियति है। रुद्र तैयार होने के बाद नीचे आ जाता है। उसका भाई डाइनिंग एरिया में बैठ के नाश्ता कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए उनके बगल में बैठ जाता है। रुद्र अपने भाई से बोला, भाई इस बार मुझे हिमाचल जाना है।
कितना टाइम लगेगा, कब वापस आऊंगा? नहीं पता। उसकी बात सुन शेल्वी और शिखर एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिखर के चेहरे पे इस समय रुद्र के लिए चिंता और परेशानी साफ देखी जा सकती थी, जो रुद्र की आंखों से छुपी नहीं थी। वो उनके हाथ पे हाथ रख बोला, भाई ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? उसकी बात सुन शिखर बोले, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो है न हमारे पास। तुम चाहते थे कि तुम आर्कियोलॉजिस्ट बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने कहा कि तुम कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तुम्हारा U60 के लिए काम करना, केसेस को सॉल्व करना। उनकी चिंता का देख रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? रुद्र की मुस्कुराहट देख शिखर मन में, तुम पे तो है, लेकिन इस दुनिया पे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी। ये सब याद करते हुए वो पास में कहीं खो जाते हैं। रुद्र उनके हाथ को हल्के से थपथपाते हुए बोला, डोंट वरी भाई, और वैसे भी आपका खबरी हमेशा की तरह मेरे साथ जा रहा है, यानी कि समीर। उसकी बात सुन शेल्वी उसके कान खींचते हुए बोली, वो तो इसलिए क्योंकि तुम जब भी कहीं जाते हो तो हमें भूल ही जाते हो। इतना भी क्या बिजी होना कि अपने भाई भाभी को फोन तक करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होता? भाभी की डांट सुन रुद्र बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा भाभी माँ, माफ कर दो, प्रॉमिस अब से ऐसा नहीं करूंगा। शेल्वी जी उसका कान छोड़ उसके गाल पे हाथ रख बोली, हमें बस तुम्हारी चिंता है। रुद्र उनकी बात पे बस मुस्कुरा देता है। तभी शिखर उससे पूछते हुए बोले, इस बार केस क्या है? उनकी बात सुन रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही अनंत वहां आ जाता है। वो अपनी चेयर खींच के अपने हाथ मलते हुए बोला, माँ आज नाश्ते में क्या है? उसकी बात सुन शेल्वी कुछ कहती उससे पहले ही शिखर बोले, आज नाश्ते में तुम्हारे मार्क्स है। आज तुम पराठे के जितने बाइट खाओगे समझो उतने कम % आएंगे। उनकी बात सुन अनंत का चेहरा लटक जाता है। शिखर ये देख हंस रहे थे। जब शेल्वी जी ने अनंत का लटका हुआ चेहरा देखा तो वो बोली, ये तो इनका रोज का है। अनंत तुम खाना खाओ। शेल्वी की बात सुन वो बोले, अरे मैंने क्या कहा, मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ, मैंने आपके बेटे को खाने से मना थोड़े ही किया। ये देख शेल्वी जी उन्हें हाथ दिखाते हुए बोले, बस बस खूब अच्छे से जानती हूँ, अगर अब आपने कुछ भी कहा तो अपना नाश्ता ले लूंगी। रुद्र अपने भाई भाभी की लड़ाई को देख मुस्कुरा रहा था। ये देख शिखर उससे बोले, रुद्र देख लो, इसलिए कभी शादी मत करना, देख लो इन्हें भी पति से ज्यादा बेटे की चिंता है। उनकी बात सुन शेल्वी भी उन्हीं की भाषा में बोली, अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ आपका खाना ले लेने की बात कही है, अगर आप चाहें तो जाके किचन में खाना बना सकते हैं। उनकी बात सुन शिखर बोले, अब मुझे समझ में आया, आप क्यों मुझे एक कुक रखने से मना करती हो, ताकि कभी भी लड़ाई हो तो आप मुझे भूखा रख सको। लेकिन आप भूल रही हो मुझे खाना बनाने आता है। रुद्र उनकी लड़ाई को देख हंस रहा था, तो वही बेचारा अनंत परेशान सा नाश्ते को देख रहा था। ये देख शेल्वी जी उनके हाथ से प्लेट ले लेती है और एटीट्यूड में कहती है, तो रोका किसने है, जाए बनाए। अनंत चुटकी बजाते हुए बोला, आइडिया। वो उसे अप्लाई करते हुए पराठे का रोल बनाता है ताकि उसे कम से कम बाइट्स में खत्म कर सके, क्योंकि उसे भूख तो जोरों की लगी थी। वो खाते हुए अपने बाइट को गिन रहा था। सबका ध्यान खाते हुए अनंत पे चला जाता है, जो जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी बाइट ले रहा था और साथ ही उंगली पे उन्हें काउंट कर रहा था। ये देख तीनों हंस देते हैं। उसने एक पराठे के 7 बाइट में खत्म करता है और फिर दूसरी परांठी उठा लेता है। ये देख शिखर बोले, और मार्क्स? उनकी बात सुन अनंत बोला, वैसे तो मुझे चाचू के पढ़ाए हुए पे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो इसलिए मैं आपके लिए मैं दोनों पराठों को 14 बाइट्स में खत्म कर दूंगा। 100 - 14 100 - 14 कितने होते हैं? इतना कह वो उन्हें देखने लगता है। उसके डैड बोले, 86। ये देख अनंत बोला, 86 बहुत है डैड, और कितने चाहिए? और कहीं मेरे न खाने की वजह से मेरे 100% आ गए तो बेचारे हमारे टॉपर्स का क्या होगा? अनंत की बात सुन उनकी बोलती बंद हो जाती है, तो वही शेल्वी उनकी बलाएं लेते हुए बोली, हाय मेरे बेटे को सबकी चिंता है। तो वही रुद्र शिखर के खुले मुंह को देख बोला, भाई ये पक्के वाला बिजनेसमैन है, सब नाप तोल के करता है। इतना कह वो जोर से हंस देता है, तो वही ये देख शिखर भी मुस्कुरा देते हैं। शायद यही है परिवार, परिवार की परिभाषा, जिसमें सुख दुख, थोड़ा गुस्सा और ढेर सारा प्यार, थोड़ी सा रूठना और थोड़ा सा मनाना। जिसकी फैमिली में ये सब होता है वो एक आइडियल फैमिली है, क्योंकि जहाँ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा रूठना मनाना ना हो, वहाँ ऐसी खुशियाँ देखने को नहीं मिलती। तो वही दिल्ली में
आज अग्नि के परिवार में भी हलचल थी क्योंकि आज उसका भी रिजल्ट था। लेकिन अग्नि को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो कुर्सी पे बैठ के च्युइंग गम चबाते हुए अपने पाँव टेबल पे रख बड़े आराम से फ़ोन चला रही थी। ये देख उसकी माँ बोली, बेटा ये क्या है और तुम ये क्या हर वक्त चबाती रहती हो? उनकी बात सुन अग्नि बोली, मॉम प्लीज़। ये देख वो उसकी निर्मला जी बोली, क्या मॉम, आज रिजल्ट है, कम से कम भगवान के सामने पूजा अर्चना ही कर लो। ये देख अग्नि बोली, मॉम भगवान नंबर थोड़े ही दे देंगे, आप भी कैसी बात करती हो? अग्नि की बात उसके पिता शिवजी से बोले, अग्नि ये क्या तरीका है, आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुई है, आपको भगवान के बारे में ऐसे बात करना शोभा नहीं देता। अपने पिता की बात सुन अग्नि गहरी सांस लेते हुए बोली, तो क्या आपके भगवान मेरी उनकी पूजा करने से मुझे पूरे नंबर देंगे? इतना कह वो उन्हें देखने लगती है। उसकी बात सुन शिव बोले, फल कर्म करने का मिलता है। उनकी बात सुन अग्नि बोली, एग्जैक्टली डैड, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मुझे नंबर पेपर में लिखे हुए कि मिलेंगे, न कि भगवान की पूजा से। इतना कह वो वहां से चली जाती है। उसे जाते देख शिव निर्मला जी से बोले, क्या ये भी कभी भगवान पे भरोसा करेगी? उनकी बात सुन निर्मला जी उनके कंधे पे हाथ रख बोली, आप क्यों चिंता करते हैं, ये सब भगवान पे छोड़ दीजिए और कम से कम वो कर्म करने में तो विश्वास रखती हैं। दोपहर का समय। आज शिखर और रुद्र भी दोनों ही घर से काम कर रहे थे और अनंत बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। वो कांपते हुए हाथों से लैपटॉप पे अपना रोल नो डालता है। जैसे ही रिजल्ट आया वो चौंक जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कूद पड़ता है। उसकी चीख सुन सभी उसके रूम में आ जाते हैं। तभी उसकी माँ बोली, अनंत क्या हुआ? अनंत लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए बोला, रिजल्ट। सब एक साथ उसका रिजल्ट देखते हैं और सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन अनंत का चेहरा लटक जाता है। जब सब ने उसे पलट के देखा तो वो लटके हुए चेहरे ले साथ सबको देख रहा था। ये देख रुद्र बोला, अब क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे 86% आए हैं। शिखर भी उसे शाबाशी देते हुए बोले, वैसे हमने सोचा नहीं था लेकिन हमें खुशी है, कम से कम आपने रुद्र को लेट डाउन नहीं किया। तभी अनंत शिखर से बोला, क्या हम टाइम मशीन से वापस जा सकते हैं? उसकी बात सुन तीनों उसे देखने लगते हैं। भला ये वो कैसी बात कर रहा था? ये देख रुद्र उसके कंधे पे हाथ रख बोला, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। ये देख अनंत बोला, क्योंकि अगर मैंने सुबह पराठे नहीं खाए होते तो अभी मेरे पूरे नंबर आते। मुझे दोबारा से सुबह में वापस जाना है। उसकी बात सुन तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सभी को हंसी आ जाती है। शिखर हंसते हुए बोले, हमने तो पहले ही कहा था। उनकी बात सुन शेल्वी उन्हें कोहनी मारते हुए अनंत से बोली, अनंत ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम टॉपर्स की जगह नहीं लेना चाहते, तो अब? अपनी माँ की बात सुन अनंत बोला, हाँ मॉम, मैंने तो ये सोचा हो नहीं। मैंने तो ये सब उन्हीं के लिए किया था। कितना महान हूँ ना मैं। इतना कह वो एटीट्यूड में अपने दोनों हाथों से अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर उठा देता है। उसकी बात सुन शेल्वी और रुद्र दोनों को ही हंसी आ जाती है। तो वहीं शिखर अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड बेटे को देख मुस्कुराते हुए अपना माथा पीट लेते हैं।